हेलो बच्चों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं डॉक्टर नीतीश शर्मा, आपका जूलॉजी का टीचर। और पिछले टर्म पे बेटा हम लोग एंटीबॉडी के डायग्राम को देख रहे थे कि एंटीबॉडी का डायग्राम बनता कैसे है, उसमें कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड आते हैं, कितने इंटरमोलिकुलर आते हैं, कितने इंट्रामोलिकुलर आते हैं। ये सब चीजें जो हम लोग ने थी वो पढ़ी थी। और वहां पे ये भी बताया था कि मोनोमेरिक एंटीबॉडी कैसा दिखता है और एंटीबॉडी कितने टाइप के होते हैं। अब मैं यहाँ पढ़ाऊंगा आपको, साथ साथ जो भी मैंने स्ट्रक्चर वहां पे डिफाइन किया था आपको, अब उसको मैं रिटर्न में आपको नोट्स प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि एंटीबॉडी जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, H2L2 बोलते हैं, क्योंकि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, मोनोमेरिक एंटीबॉडी की। तो ईच मोनोमेरिक एंटीबॉडी ऑल्सो नोन एज ईच मोनोमेरिक एंटीबॉडी एंटीबॉडी also known as each monomeric antibody also known as H2L2। ओके, क्यों H2L2 बोला बेटा, क्योंकि किसी भी मोनोमेरिक एंटीबॉडी में दो हैवी चेन होंगी और दो लाइट चेन होंगी। ठीक है, H2L2 बिकॉज, इसी के आगे कंटिन्यू कर देना फिर। ठीक है, बिकॉज ईच एंटीबॉडी हैज at least two heavy chain and two light chain ठीक है बेटा, तो इसी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, H2L2 की वजह से क्या बोलते हैं इसको, दो मतलब H2L2 की बोलते हैं हैवी चेन और लाइट चेन की वजह से। फिर उसके बाद हैवी चेन को हैवी चेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, हैवी चेन हैज 50 किलो डाल्टन, पूरा लिख दे रहा हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। 50 किलो डाल्टन और 50,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, वेट। और सिमिलरली लाइट चेन हैज 25 किलो डाल्टन स्लैश 25,000 डाल्टन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, ये तो हो गई मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड बातें। फिर उसके बाद आपको बताया मैंने कि ये लाइट चेन और हैवी चेन जुड़ी कैसे होती हैं। तो लाइट एंड हैवी चेन connect together by the help of by the help of डाइसल्फाइड बॉन्ड, जिसके बारे में मैंने डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया था। डाइसल्फाइड बॉन्ड या इसी को डाइसल्फाइड लिंकेज भी बोलते हैं ना, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों चीजें सिमिलर हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलें या डाइसल्फाइड लिंकेज बोलें, मैं इसीलिए दोनों लिख दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट थिंग क्या थी कि लाइट चेन हैवी चेन के अंदर हर एक लाइट चेन और हैवी चेन में क्या होता है, वेरिएबल रीजन और कांस्टेंट रीजन होता है। तो ईच light and heavy chain possesses variable region and constant region। ठीक है बेटा, तो हर एक लाइट चेन और हैवी चेन में क्या होता है, वेरिएबल रीजन भी होता है और कांस्टेंट रीजन भी होता है। फिर आगे बात करते हैं जो वेरिएबल रीजन होता है ना, वेरिएबल रीजन को हम लोग वेरिएबल रीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाए जाते हैं, पैराटोप। ठीक, अब मैं उस बात को भी एक्सप्लेन करता हूँ कि पैराटोप क्या होता है। ठीक, और कांस्टेंट रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रीजन को हम लोग कांस्टेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, और उसको वो जो है उसको हम लोग फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले मैं कांस्टेंट रीजन को बता दे रहा हूँ ताकि वेरिएबल को आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो कांस्टेंट रीजन क्या होता है,
that part of antibody, that part of antibody which do not have any change, which do not have any change, जिसको मैंने नॉन सेडेड पार्ट बनाया था वहां पर, ठीक है, हैवी चेन। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी का, उसी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी को मैं एक्सप्लेन करके लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो डायग्राम एक बार देख लोगे तो सेट हो जाएगी बातें सारी। तो दैट पार्ट ऑफ एंटीबॉडी विच डू नॉट हैव एनी चेन नोन एज के अपॉन ए बराबर नोन एज, बेटा है ना, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल, फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल यानी एफसी, इसको हम लोग एफसी बोलते हैं, मतलब फ्रेगमेंट ऑफ क्रिस्टलाइजेबल या फिर कांस्टेंट रीजन, ठीक है। ये हो गई एक बात। फिर अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, वेरिएबल रीजन पे। तो कांस्टेंट रीजन समझ में आ गया। ये काम क्या करता है कांस्टेंट रीजन? कांस्टेंट रीजन जो होता है बेटा, ये किसी भी पैथोजन को इमूवेबल बनाता है। तो इट हेल्प्स इन immobility of mobility, it in immobility of एंटीजन। भाई अगर किसी एंटीजन को रोक लेगा ना कोई, ठीक है, तो क्या होगा, उसको मारने में आसानी रहेगी। अब ऐसा समझ के चलो कि कोई आदमी जो है गोलियां चलाते हुए भागा जा रहा है तो ज्यादा नुकसान करेगा, और कोई आदमी मान लो एक ही जगह खड़ा होकर गोलियां चला रहा है तो कम नुकसान करेगा। तो एक जगह पे तभी रुका रहेगा जब उसको कोई पकड़े रहेगा। तो यहाँ पे यही बात है कि ये जो कांस्टेंट रीजन होता है ये एंटीजन को इमोबाइल बना देता है, और जब एंटीजन इमोबाइल हो जाएगा तो ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा, और जब ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा तो हमारी बॉडी का कम से कम नुकसान होगा, और बॉडी के जो मैक्रोफेज और फेगोसिटिक सेल्स वो उनको मार देंगे, ठीक है। ये तो हो गया कांस्टेंट रीजन की बात। इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे बताते हैं। तो आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं कर पाए हो तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा लेक्चर को, ठीक है। तो बेटा अभी आप क्या पढ़ रहे थे, कांस्टेंट रीजन। अब कांस्टेंट रीजन के बाद दूसरा रीजन कौन सा होता है, दूसरा होता है वेरिएबल रीजन, ठीक है। तो वेरिएबल रीजन क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है, जिसके अंदर हमेशा चेंज आते रहे। तो चेंज आ क्यों रहे, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है पैराटोप। और सवाल ये है कि पैराटोप होता क्या है, तो मैंने आपको बताया था एंटीजन वाले लेक्चर में, ठीक है, इससे पहले के 2 पार्ट में, कि एंटीजन में होता है एक सरफेस प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं इपिटोप। क्या बोलते हैं बच्चों, इपिटोप बोलते हैं। और वो इपिटोप मैंने बताया था अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है, याद आ रहा है आपको बात? मैं एक बार फिर से, जो बच्चे नहीं देखे उनको जल्दी जल्दी मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन सुनना है तो आप एंटीजन वाला पार्ट जरूर जाके देख लीजिएगा। मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई पैथोजन है, तो पैथोजन को हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है बाय द हेल्प ऑफ द इपिटोप, और इपिटोप जो होते हैं वो अलग अलग उसके हो जाते हैं, ठीक। अब इन्हीं इपिटोप को पकड़ने के लिए एंटीबॉडी के पास क्या होता है बेटा, ये एंटीबॉडी की मान लो एक हो गई हैवी चेन, एक लाइट चेन हो गई। तो हैवी चेन और लाइट चेन के अंदर क्या होता है, पैराटोप होता है। तो ये कैसे, मैं जैसे यूं आया, ठीक, और ये यहां पे यूं, हैवी चेन और लाइट चेन है ना बेटा। तो इसके एक ही सरफेस से ये समझ लो यूं जोड़ दिया जाता है, ठीक, इससे जुड़ जाता है ऐसे। अब कैसे जुड़ता है उसको हम थोड़ा सा और देखते हैं। आपने एंटीबॉडी के डायग्राम में कुछ ऐसा पार्ट देखा था, ठीक है, ऐसा हैवी चेन और लाइट चेन की ओर, ठीक, और मैंने उसको लिखा था इपिटोप, ठीक है, ऐसे हमने डायग्राम बनाया था, और ऐसे करके फिर ऐसे, ठीक है, याद आ रहा है आपको? अब ये जो पोर्शन था ये किसके कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इस स्ट्रक्चर के कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, वो इसमें फंस जाएगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये कहां पर आ रहा है, किसी एंटीजन के पास, समझे मेरी बात को, ठीक। इसको हटा दे, डायग्राम को इसी डायग्राम से लो, ठीक है। तो देखो बेटा ये कोई एंटीजन था, लो एंटीजन को भी खूबसूरत बना दे थोड़ा सा। मान लो ये कोई एंटीजन था, और एंटीजन के पास ऐसा कोई इपिटोप है। तो इस इपिटोप को कौन पैराटोप ग्रिप में कर सकता है, ये ट्रायंगल शेप का है, ठीक है, उल्टा ट्रायंगल, और ये भी उल्टे ट्रायंगल जैसा बना है।
तो ये इसी में जाके यूं फिट हो जाएगा। जब फिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, फिट हो जाएगा तो डायग्राम में कुछ ऐसे बन जाएगा कि मान लीजिए ये आया यूं, ठीक है, ये ऊपर गया, ये यूं आया, ये यूं, ठीक। इसको भी हटा देते हैं एक बार। ये आ गई आपकी हैवी चेन, ठीक। सिमिलरली इधर का भी डायग्राम में क्या आ गया, यूं आया, मान लो ये लाइट चेन हो गई। तो लाइट चेन और हैवी चेन, ये लाइट चेन थी मान लो एंटीबॉडी की, और ये हैवी चेन हो गई बेटा। इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने उस एपिटोप को जाकर देखा, रिकॉग्नाइज किया, और उसको जाके क्या कर लिया, उसको जाकर पकड़ लिया, ठीक है। तो ये एपिटोप था जो ब्लू कलर से मैंने बनाया है, और ये जो था ये पैराटोप था। तो यानी एपिटोप जो होते हैं, है ना, पैराटोप जो होते हैं वो एपिटोप के क्या होने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो, मतलब जैसे मान लीजिए ये पेन है और ये भी पेन है, तो इन दोनों की जो ऊपर की पॉइंट है ये एक दूसरे के सिमिलर है लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको इसमें फिट करना चाहेंगे तो फिट नहीं हो पाएगा। लेकिन बेटा जो कैप होता है, कैप जो होता है वो इसके कॉम्प्लीमेंट्री, इसीलिए जब कैप को फिट करेंगे तो इसके अंदर ये फिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैप जो मान लो ये है पैराटोप, और ये कौन है, ये है पैथोजन, और पैथोजन के ऊपर ये ब्लू कलर का पूरा बना हुआ क्या है, एपिटोप है। तो जब एपिटोप पे पैराटोप यूं फिट हो जाएगा, ठीक है, और वो उसी का होना चाहिए। अब मान लीजिए मैं ये वाला कैप यूज करूं, इस पेन वाला, तो ये इस पे फिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो कैप है ये इस पेन का नहीं है। बात में समझ में आ रही है, ये है पैराटोप, कैप हो गया पैराटोप, और ये निब हो गई, ये हो गई एपिटोप। तो हर एक एपिटोप अलग होता है, हर एक एपिटोप का सरफेस अलग होता है, और पैराटोप भी उसके जैसा ही होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। अगर पैराटोप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना, तो क्या होगा, वो उस पर फिट नहीं हो पाएगा। तो यही बात मैं आपको बताने आ रहा था कि हर एक एपिटोप का जो कॉम्प्लीमेंट्री पैराटोप होता है वो क्रिएट होता है। अब देखिए, क्योंकि हर एक एपिटोप अलग अलग, तो पैराटोप भी क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। इसीलिए इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल रीजन। तो वेरिएबल रीजन जो एंटीबॉडी में होता है ना, उसके अंदर पैराटोप होते हैं, और पैराटोप जो होते हैं बच्चों वो अलग अलग शेप के होते हैं, ठीक है। क्यों अलग शेप के होते हैं, क्योंकि उनको एपिटोप को क्या करना पड़ता है, उनको एपिटोप के साथ जुड़ना रहता है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए। तो यही बात मैं यहाँ लिखने आ रहा हूँ, डायग्राम से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, कि वेरिएबल रीजन में क्या होते हैं, पैराटोप, और पैराटोप ऑलवेज, पैराटोप शुड बी, या तो ऑलवेज नहीं, शुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू एपिटोप। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एक नई एंटीबॉडी बननी पड़ेगी, ठीक है ना। तो वेरिएबल रीजन के बारे में बताते हैं। तो वेरिएबल रीजन में क्या लिखेंगे बेटा, इट हैज पैराटोप, इट हैज पैराटोप, ठीक है, इट हैज पैराटोप which are which should be complementary to एपिटोप, ठीक है। तो पैराटोप जो होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं एपिटोप के, और दिस रीजन यानी वेरिएबल रीजन, दिस रीजन हैज different type of पैराटोप, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ पैराटोप, क्योंकि डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी के एपिटोप को पहचानने के लिए डिफरेंट टाइप के पैराटोप लग जाएंगे। बात इतनी समझ में आ रही है आपको, ठीक। अब लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, है ना, इतना नोट डाउन कर लो। लास्ट टॉपिक इसका क्या, एंटीबॉडी का टाइप ऑफ एंटीबॉडी, वो बहुत इजी है, जल्दी याद हो जाएगा। मैं उसको याद करने का आपको एक तरीका भी बता दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ पहले तो
भैया अब टाइप ऑफ एंटीबॉडी में 5 तरह के एंटीबॉडी होते हैं, है ना, जो आपके कोर्स में है। अब 5 तरह के एंटीबॉडी जो है वो कौन कौन से बेटा, उसको देख लेते हैं। तो टाइप ऑफ एंटीबॉडी आप हेडिंग डाली, उसका एक तरीका याद करने का वो भी बताएंगे। सबसे छोटा एंटीबॉडी होता है आईजीजी, ठीक, और सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है आईजीएम, ठीक। तो उसको समझ लेते हैं सारी चीजों को। तो हेडिंग डालिए आप, टाइप ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, टाइप ऑफ एंटीबॉडी में चलते हैं। तो बेटा टाइप ऑफ एंटीबॉडी में आप एक फॉर्मूला याद रखिए, गेम्ड, GAME, गेम होता है और उसी में डी लगा लो, गेम्ड, ठीक है। अब ये हमने कैसे लिखा है, ये हमने लिखा है कौन सबसे ज्यादा है और कौन सबसे कम है उसके बेसिस पर। तो अब हम अगर परसेंटेज देखें, ठीक है, सबकी परसेंटेज देखें तो कैसी रहेंगी परसेंटेज, ठीक। परसेंटेज में जी जो है वो सबसे ज्यादा, ठीक है, 65% ऑलमोस्ट, ठीक है। 65 75 लिखा रहेगा कहीं ना कहीं, अब इतना कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। 65% ऐसे अंदाजे से याद रखो, ठीक। ये 20 से 25% होता है, 25% में इसको कर देते हैं, ठीक। ये 15% लगभग होता है, हम इसको चलो 15 ही कर दे रहे हैं, ठीक है। ये लेस देन 0.1% या 0.1% ही ऑलमोस्ट याद रखो, 0.1 और ये भी 0.1, ठीक। इतना ज्यादा 0.1% का सबसे कम ये होता है, तो लेस देन ही लिख देना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर, है ना। लेस देन 0.1%, ठीक बच्चों। ये तो हो गया किस बेसिस पे कि किसका कितना परसेंटेज है। हम इनके नाम देख लेते हैं कि नाम क्यों दिए गए हैं। तो नेम क्या है इसका, जी फॉर गामा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं जी। ए फॉर अल्फा, एम फॉर म्यू, ई फॉर इप्सिलॉन और डी फॉर डेल्टा। ये इनके नाम हो गए, ठीक है बच्चों, डेल्टा। फिर उसके बाद बच्चों अब ये नेम हो गया, परसेंटेज हो गया, परसेंटेज, एन क्यों लग गया, चलो ठीक, परसेंटेज हो गया। अब नेक्स्ट थिंग आते हैं कि ये कौन सा एंटीबॉडी है। तो ये भैया मोनोमेरिक एंटीबॉडी है, मोनोमेरिक जिसका डायग्राम हमने पढ़ा था। ये डायमेरिक है, ठीक, डायमेरिक। ये वाला पेंटामेरिक है और ये भी मोनोमेरिक है और ये भी मोनोमेरिक है। 5 लिखे ना बेटा हमने, तो 5 के हिसाब से चलना है, मोनोमेरिक, मोनोमेरिक, ठीक है। अगर आपको लाइव क्लासेस चाहिए मेरी, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर बच्चे अच्छे खासे आने लगेंगे उसमें तो लाइव क्लास भी हम कभी ना कभी ऑर्गेनाइज कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब ये हो गया एक, तो ये मोनोमेरिक, डायमेरिक, पेंटामेरिक। अब मोनोमेरिक एंटीबॉडी के अंदर जो हैवी चेन लाइट चेन थी वो कितनी थी बेटा, आपने पढ़ा था अभी, 2 हैवी चेन 2 लाइट चेन, इसको क्या बोल देंगे सॉरी, H2L2। डायमेरिक में दुगना कर दो, H4L4। पेंटामेरिक में 5 गुना कर दो, 5 टाइम्स कर दो, यानी H10L10। मोनोमेरिक फिर से आ गया यानी H2L2, ठीक है, और ये भी H2L2। बात समझे। तो सबसे छोटा एंटीबॉडी कौन सा है, सबसे छोटा एंटीबॉडी है IgG, स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ा कौन सा है IgM, लार्जेस्ट एंटीबॉडी, ठीक है। पूछा जाता है आपसे कि कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर लेता है, यानी मम्मी से कौन सा गिफ्ट मिलता है। तो आपको आंसर क्या देना है, IgG। तो दिस एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, दिस एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा बैरियर, ठीक है। तो ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर सकता है। फिर एक क्वेश्चन पेंटामेरिक एंटीबॉडी पे भी आता है, क्या आता है कि भाई कौन सा ऐसा एंटीबॉडी है जो सबसे पहले जो है पैथोजेनिक साइट पे पहुंचेगा। तो वो कौन सा पहुंचना चाहिए बेटा, IgM। तो IgM के बारे में क्या एक लाइन लिख लोगे
क्यों पहुंचता है अभी हम बताते हैं आपको। दिस एंटीबॉडी रीच टू पैथोजेनिक साइट ड्यूरिंग फर्स्ट एनकाउंटर। मतलब अभी हम सारी बातें बता रहे हैं आपको, ठीक है। एनकाउंटर, तो इसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको कि सबसे ज्यादा परसेंटेज में कौन है भैया, आईजीजी, उसके बाद आईजीए, उसके बाद आईजीएम, ये लेस देन 0.1 और ये 0.1, यानी सबसे कम कौन है, ई। फिर उसके बाद बेटा नाम गामा, जी फॉर गामा, ए फॉर अल्फा, एम फॉर म्यू, ई फॉर एप्सिलॉन और डी फॉर डेल्टा। फिर हमने देखा तो ऐसे रटे रहना, मोनो डाई पेंटा, फिर बाद वाले दोनों मोनोमेरिक। तो मोनोमेरिक में आपने पढ़ा दो हैवी चेन दो लाइट चेन, डाई है तो डाईमेरिक मतलब दो हो जाएंगे उसमें, तो दो मोनोमेरिक को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, H4L4। 5 मोनोमेरिक को जोड़ दोगे तो H10L10, और ये दोनों मोनोमेरिक है तो ये H12 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद सबसे छोटा कौन सा, आईजीजी, और सबसे बड़ा कौन सा, आईजीएम, क्योंकि इसमें 10 हैवी चेन और 10 लाइट चेन है। अब बेटा अगर हम इनका थोड़ा सा वो देखें कि ये हैवी चेन लाइट चेन, अच्छा ये वाली पहले बात क्लियर कर देते, फिर आपको हैवी चेन लाइट चेन किससे जुड़ी होती है वो बताते हैं, ठीक है। तो आईजीएम ही क्यों सबसे पहले पैथोजेनिक साइट पे पहुंचता है ड्यूरिंग द फर्स्ट एनकाउंटर। फर्स्ट एनकाउंटर मतलब क्या होता है, जब भी कोई पैथोजन आपकी बॉडी में पहली बार एंटर किया, ठीक है, तो आपकी बॉडी तो उसको जानती नहीं है वो कैसे नेचर का है, कौन सा पैथोजेनिक प्रोटीन रिलीज करेगा या कौन सा एपिटोप लेकर आया, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि यहाँ पर बॉडी जो है ना उस एंटीबॉडी को भेजती है सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पैराटोप रखे, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल याद रखिए कि जैसे मान लीजिए बाई चांस आपका कहीं झगड़ा हो जाता है, ठीक है, तो आपका झगड़ा हो जाता है और आपका एक दोस्त है जिसके पास 5 हाथ इधर और 5 हाथ इधर है, यानी 10 हाथ वाला। तो भाई 10 हाथ वाला 10 अलग अलग तरह के लड़कों को पकड़ सकता है, ठीक है। जबकि ये वाला 2 हाथ वाला है, ये 4 हाथ वाला है, ये भी 2-2 हाथ वाले हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही ना। पेंटामेरी के पास 10 हाथ है क्योंकि इसमें हैवी चेन 10 है, लाइट चेन 10 है, तो 10 हाथ हो गए। तो इसीलिए आईजीएम के पास ज्यादा पैराटोप होने की वजह से बॉडी को ये लगता है कि हो सकता है कि कोई पैराटोप से रिलेटेड ही इपिटोप आया हो, यानी कोई ऐसा पैथोजन आया हो जिसको आईजीएम अपने पैराटोप से पकड़ सके। बात समझ में आती है आपको। तो इसीलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि सबसे पहला जो एंटीबॉडी पैथोजेनिक साइट पे रिलीज होता है वो कौन सा होगा, तो आंसर क्या होगा हमेशा, आईजीएम। IgM is the first antibody which are reached at the pathogen site during the first encounter of the pathogen। क्लियर होती है मेरी बात, सबको समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये बातें आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम 1-2 पॉइंट और आपको क्लियर करते हैं, फिर एंटीबॉडी हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक बेटा, तो ये चीज नोट कर लिया आपने। अब एक आपको इंटरेस्टिंग बात और बताते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इपिटोप पैराटोप से रिलेटेड है, फिर एंटीबॉडी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन हो लिया, ठीक। अब देखिए होता क्या है, इपिटोप को आप समझ के चलिए कि वो जो है वो क्या है, चोर। क्योंकि इपिटोप किसके पास होता है, एंटीजन के पास, और एंटीजन कौन होते हैं, हमारी बॉडी के दुश्मन, है ना। और पैराटोप कौन होते हैं, हमारी बॉडी के सैनिक, ठीक है। तो मान लीजिए इपिटोप पैराटोप में कि मैं इसको रब कर दूं पहले, ठीक है, और फिर आपको बताता हूं। इपिटोप जो होता है आपको मैंने बताया ना कि अलग अलग शेप साइज का होता है, ठीक। तो ऐसे जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको सारी बातें A to Z बहुत अच्छे समझ में आ जाए, ठीक बेटा। तो इपिटोप किसके पास होता है, इपिटोप प्रेजेंट इन एनिमी, प्रेजेंट इन एनिमी। और पैराटोप कहां प्रेजेंट होगा, पैराटोप प्रेजेंट इन आर्मी, प्रेजेंट इन एंटीबॉडी, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई चोर आता है और वो चाकू दिखा दिखा के सबसे क्या छीन रहा है, पैसे छीन रहा है, तो उसको मारने के लिए क्या हम सीआरपीएफ बुलाएंगे या ब्लैक कैट कमांडो बुलाएंगे या आर्मी बुलाएंगे, क्या बुलाएंगे, कुछ नहीं बुलाएंगे इनमें से, ठीक है। हम पुलिस वालों को बुलाएंगे, पुलिस वाले उसको डंडा मार के भगा देंगे, ठीक है। तो यानी अगर कोई ऐसा एपिटोप है जिसके पास चाकू जैसा
हथियार है, तो उसको मारने के लिए हमारे पास पैराटोप कैसा होना चाहिए, जो चाकू को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर मान लीजिए इसी जगह कोई ऐसा आ जाता है जिसके पास वो है AK-47 राइफल है, अब AK-47 राइफल वाला आ गया मान लीजिए ईपीटोप हमारे पास, यानी कोई डाकू वाकू, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको आर्मी बुलानी पड़ेगी, ठीक है। और अब मान लीजिए ये AK-47 वाला भी नहीं है, उसके पास हैंड ग्रेनेड भी है, रॉकेट लॉन्चर भी है, सब कुछ है, तो उसको आर्मी भी जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो उसके लिए हमको ब्लैक कैट कमांडोज बुलाने पड़ेंगे, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर है कि हर एक ईपीटोप के लिए एक पर्टिकुलर पैराटोप है। अब ऐसे नहीं कि कोई भी ईपीटोप, यानी चोर को मारने के लिए हम ब्लैक कैट कमांडो नहीं बुलाएंगे, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो हर एक ईपीटोप जो होता है वो हर एक पैराटोप से नहीं जुड़ता है, बल्कि हर मतलब वो क्या होते हैं, ईपीटोप स्पेसिफिक नेचर के होते हैं, हर एक ईपीटोप एक पर्टिकुलर पैराटोप से ही जुड़ेगा, ठीक है। तो वही बात मैं आपको यहाँ पे बताने आ रहा था। चलिए आपको कहानी का समझा ही दिया है, और ईपीटोप पैराटोप को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, पिछले वीडियोस में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछे। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप दोस्तों से अपने शेयर करना मत भूलें। अच्छा, मैं आपको जो है नए नए ट्रिक भी बताता रहूंगा बीच में, तो आप पूरा पूरा वीडियो देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ट्रिक मिलेगी, जैसे मैंने एंटीबॉडी के आज के लेक्चर में आपको बताया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।